तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उनकी जो पहली किताब है, पहली बुक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, इसी का चैप्टर नंबर है 3rd जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधि। तो इस चैप्टर को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के हम 2 पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या टॉपिक जानने वाले हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण बिंदु। मैं आपको 8 से 10 महत्वपूर्ण बिंदु बताऊँगा इस चैप्टर से जुड़े हुए, जिससे आपको ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु यानी सबसे पहला पॉइंट हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत क्या होता है, ऐसी मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार चलाने तथा आम फैसले लेने में सीधा भाग लेते हैं। अभी आप ये नहीं समझे होंगे तो इस जो उदाहरण है उससे आप समझ जाएंगे। देखिए एक सेकंड, एक मिनट। हाँ देखिए पहले क्या होता था कि प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण जनता एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित होकर हाथ उठाकर यानी कि वोटिंग करके दैनिक अपने जो रोजमर्रा के फैसले होते थे तथा सरकार चलाने में यह सीधा भाग लेते थे, ठीक है। तो आप समझे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जो नागरिक होती है, आम जनता होती है, वो सीधा सरकार चलाने में और सरकार के फैसले लेने में सीधा भाग लें, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, देखिए कि आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जो नागरिक होते हैं वो अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और संसद या विधानसभा में उन्हें भेजकर सरकार में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई जाती है। इससे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे क्या है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब चुनाव की बात करते हैं। तो चुनाव बेसिकली क्या होता है कि चुनाव ऐसी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता जिस विधि के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे कहते हैं चुनाव, निर्वाचन। अब प्रतिनिधि कौन होता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में यानी संसद या विधानसभा में भेजती है उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहते हैं। अब जो प्रतिनिधि होता है उसको चुनाव होता है वोट के द्वारा। तो ये वोट क्या होता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, किसी जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्र के भेदभाव के बिना सभी 18 वर्ष से ऊपर आयु के वर्गों के नागरिकों को मत देने का अधिकार ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है, ठीक है। अब आती है बहुलवादी व्यवस्था। तो बहुलवादी व्यवस्था के अंतर्गत भारत में निर्वाचन की विधि जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली को अपना रखा है, इससे बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं। अर्थात जो भारत में चुनावी प्रणाली है सर्वाधिक वोटों के आधार पर जीत की प्रणाली, उससे ही बहुलवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां खड़ी होती हैं, बहुत सारी दल बनते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है पृथक निर्वाचन मंडल। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पृथक निर्वाचन मंडल का अर्थ है किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के वोट डालेंगे। मान लीजिए अगर हम बात करते हैं एससी कास्ट की, तो अगर एससी कास्ट का चुनाव होना है, जब हम पृथक निर्वाचन मंडल की बात करते हैं तो केवल उसमें एससी कास्ट के ही लोग वोट डालेंगे बस, ठीक है। तो ये होता है पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है लोकसभा एवं विधानसभा में सदस्य बनने के लिए संविधान में तय की गई योग्यताएं, ठीक है। तो लोकसभा या विधानसभा सदस्य बनने के लिए संविधान में तय की गई योग्यताएं निम्नलिखित प्रकार से। पहली योग्यता, सबसे पहली बात तो यह है कि वो वो भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो यानी कि किसी सरकारी पद पर ना हो, आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ना तो वो पागल हो ना तो वो दिवालिया हो, आपराधिक प्रवृत्ति या सजा का व्याप्त ना हो यानी कि अभी तक के उसके जीवन में कोई उस पर अपराध ना हो, ना ही कोई केस चल रहा हो। तो अगर ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत हैं तो वो लोकसभा एवं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए पर्याप्त हैं।
ठीक है। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो ये है भारत में चुनाव व्यवस्था। ठीक है, तो भारत में चुनाव व्यवस्था, यही आज की इस वीडियो में हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। पहला पॉइंट है सर्वाधिक वोट जीत की प्रणाली, दूसरा है इस प्रणाली को स्वीकारा क्यों गया, और तीसरा है चुनाव आयोग के बारे में पूरी जानकारी। तो पहले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला पॉइंट है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारा, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। मतलब अब इसमें सब हेडिंग्स हैं। पहला पॉइंट, इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया, ये तो हमें पता है। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजय होगा, चाहे जीत का अंतर 1 वोट ही हो। अर्थात मान लीजिए अगर किस यहाँ पे 100 वोटों के लिए चुनाव हो रहा है, ठीक है, 100 नहीं, हम 101 मान लेते हैं, चलो ठीक है, तो 101 हमने मान लिया। और मान लीजिए एक व्यक्ति को यहाँ पे 51 वोट मिलते हैं, एक को मिलते हैं 50। तो भारत की चुनाव प्रणाली के तहत जो जिस बंदे को 51 वोट मिलेंगे वो हो जाएगा विनर, यानी कि वो नेता बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही कहने का मतलब है कि जिसके पास अधिक वोट होंगे, चाहे 1 वोट का ही अंतर क्यों ना हो, जिसके पास 1 वोट जाता है वही प्रतिनिधि, मतलब वही नेता बनेगा। ठीक है, देश के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं, यानी कि देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है और मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। प्रत्याशी को मतदाता व्यक्तिगत जानते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी शहर की बात करूं, मान लीजिए दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली में कोई विधानसभा, नोएडा मान लेते हैं। ठीक है, तो नोएडा में जो प्रत्याशी, जो मतलब कि प्रतिनिधि होगा, उसको लोग जानते होंगे, अपने आसपास में बहुत से लोग जानते होंगे, और जो बहुत से होंगे वो नहीं जानते होंगे। तो प्रत्याशी जो है मतदाता को व्यक्तिगत रूप से जानता होगा। ठीक है, तो ऐसे में जो ये प्रणाली है वो काफ़ी मायने रखती है, यानी कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है भारत में। आगे चल के इसका गुण और दोष के बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, अब है कि यह प्रणाली स्वीकारी क्यों गई, यानी कि सर्वाधिक वोट के आधार पर जीत की प्रणाली क्यों स्वीकारी गई। पहला, यह सरल है। यह प्रणाली सरल है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है, यानी कि इस प्रणाली के तहत उन्हें कोई पढ़ना नहीं पड़ता, कुछ लिखना नहीं पड़ता, बस अपना मनपसंद प्रतिनिधि चुनना ये है और उसका बटन दबा देना। जैसे आपको ईवीएम मशीन के बारे में पता है, बटन दबा देना, बस आपका वोट पड़ जाएगा। इसलिए यह प्रणाली काफ़ी सरल है, इसलिए अपनाया गया है। चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है। उनके पास 8 से 10 विकल्प होते हैं, उन विकल्पों में से कोई एक विकल्प उन्हें चुनना होता है। तो इसलिए चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होते हैं। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क रहता है, यानी कि जो प्रतिनिधि होता है जीतने के बाद वो मतदाता के आसपास में, मतलब उस क्षेत्र में आता रहता है। तो इसलिए इन दोनों का प्रतिनिधि का जो प्रत्यक्ष संपर्क है वो बना रहता है। ठीक है, यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधि लोकतंत्रीय सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रणाली जो है वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्रीय सिद्धांत पर आधारित है। इसमें खर्च कम लगता है। जी हाँ, इसमें खर्च कम लगता है। हालांकि इसके दोष के बारे में हम जब आगे जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा आखिर इसके दोष क्या हैं। इस प्रणाली से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है, यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कि मतदाता जो वोट देते हैं, प्रत्याशी चुना जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, लोगों के बीच में, नेता के बीच में, राष्ट्र के बीच में एक एकता बढ़ती है। तो इससे राष्ट्रीय एकता को बल भी मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है जिनको वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ठीक है, तो मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का अवसर मिलता है जिनको वे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला कि सर्वाधिक वोट की जीत की प्रणाली भारत में क्यों स्वीकारी गई। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। हालांकि आपकी किताब में 4-5 पॉइंट है, लेकिन हम 10-12 पॉइंट जानेंगे। इससे आपको समझने में इसको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम पॉइंट्स को जानते हैं। पहला पॉइंट, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग, यानी कि चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। यह, अब देखिए, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। यह एक स्वतंत्र संस्था है
जो भारत में सभी प्रकार के चुनाव कराने का अधिकार रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट है निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाने का मुख्य कार्य करता है। अर्थात जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव का पूरा आयोजन निर्देशन है वो कौन करता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करता है, यानी कि वो यह तय करता है कि जो अभी मतलब कि मतदाता सूची है उसमें किस किस का नाम होगा, ये तय करता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों का पंजीकरण और मान्यता प्रदान करता है। अर्थात चुनाव होने से पहले क्या होता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं उन्हें अपना पंजीकरण और मान्यता लेनी पड़ती है निर्वाचन आयोग से। तो वो कौन करता है? पंजीकरण कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करता है। अर्थात किसी अगर मतलब भ्रष्टाचार वगैरह किया गया या गलत तरीके से ईवीएम मशीन का उपयोग किया गया तो वो उन व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करके उनका जो पद है उसको कैंसिल कर देता है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, इस पर विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य विवादों को निपटारा आयोग ही करता है। अर्थात मान्यता जो प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं उनको आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। कई बार क्या होता है कि अगर दो राजनीतिक दल हैं, मान लीजिए उन्हें ये कमल का वो चाहिए, ठीक है, उन्हें कमल, दो पार्टियां हैं और इन दोनों ही पार्टियों को ये कमल का अपना चुनाव चिन्ह चाहिए, तो इनके बीच में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। तो इस विवाद को कौन सुलझाता है? चुनाव आयोग सुलझाता है और किसी एक को ये जो चिन्ह है वो मिल जाता है। ठीक है, हालांकि मनमुटाव हो जाता है लेकिन जो मामला है वो सुलझ जाता है। ठीक है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के आधार पर चुनाव आयोग करता है। तो परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के आधार पर चुनाव आयोग चुनाव क्षेत्रों का मतलब चुनाव क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करता है कि इस सीमा में एक प्रतिनिधि खड़ा होगा, इस सीमा के इतने लोग यहाँ पे वोट डालेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित आचार संहिता लागू करवाता है। अब ये आचार संहिता क्या है? देखिए, आयोग द्वारा लागू आचार संहिता का पालन न करने वाले प्रत्याशियों तथा राजनीतिक दलों के विरुद्ध आयोग कार्य भी कर सकता है। अब ये आचार संहिता क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चुनाव आयोग चुनाव से संबंधित आचार संहिता को लागू करवाता है। अगर कोई इस आचार संहिता का पालन नहीं करता है तो उन प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के विरुद्ध जो निर्वाचन आयोग है वो कार्य करता है और उनकी जो मान्यता है उसको रद्द भी कर सकता है। चुनाव आयोग को किसी निर्वाचन स्थान को रद्द करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए ये आचार संहिता क्या है। तो आचार संहिता के अंतर्गत यह कहा जाता है कि आचार संहिता जो है वो 24 घंटे पहले लागू की जाती है। ठीक है, 24 घंटे पहले इतना मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आचार संहिता के अंतर्गत ये होता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव से पहले, अच्छा एक काम करता हूँ, आचार संहिता का जो पॉइंट है वो आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, अगली वीडियो में मैं आपको आचार संहिता के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस हमने यही जाना। अगली वीडियो में हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि सर्वाधिक वोट की जो जीत की प्रणाली है वो क्या होती है, इसे क्यों स्वीकारा गया और चुनाव आयोग के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, ये आपको पता चला। अगली वीडियो में हम जानेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और भारत में जो सर्वाधिक वोट की जीत की प्रणाली है उसमें 6 सुधार, ठीक है, और भी जो 2 पॉइंट बचते हैं उनके बारे में। तो चलिए उससे मिलेंगे अगली वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।